अच्छा जी, अब ये ईयर 2011 है, पेपर 22, समर 2011, पेपर 22। ठीक है, तो ये रैंडमली हमने इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने। इसमें आप देख रहे हैं ये मई जून 2011, पेपर 2। ठीक है जी, पेपर 22। अच्छा, अब डायरेक्ट हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कह रहे हैं कि चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हमने उनके आंसर करने। तो देख लेते हैं कौन से मतलब ये कंपाउंड आ गए। अभी कह रहे हैं कि जी ईच कंपाउंड कैन बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। Which compound is a white solid with a high melting point that dissolves in water to form an alkaline solution? अब सबसे पहली चीज क्या है? It is a white solid with a high melting point. ठीक है, that dissolves in water। तो ये सारी चीजें आयनिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि white solid है, high melting point है, it dissolves in water to form an alkaline solution। तो अब सिंपल हमने देखना है कि वाइट सॉलिड ऑब्वियसली अमोनिया नहीं हो सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हो सकता, कॉपर 2 कार्बोनेट नहीं हो सकता बिकॉज ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये कलर्ड होंगे। सोडियम क्लोराइड इज अ वाइट सॉलिड, इट इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस और ये डिसॉल्व भी होगा वाटर में, बट ये अल्कलाइन सोल्यूशन नहीं बनाएगा क्योंकि NaCl, जब आप NaCl न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सॉल्ट वाटर में जाके सोल्यूशन को अल्कलाइन नहीं करते। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हम कह सकते हैं कि दिस इज अ वाइट सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, क्योंकि ये बेस है तो ये वाटर में जाके। उसके अलावा सोडियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, तो बाकी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तो दैट इज सोडियम। क्योंकि आप किसी भी ग्रुप 1 के बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, व्हेन NaOH डिसॉल्व्स इन वाटर, तो ये ऑब्वियसली वाटर को अल्कलाइन कर देगा। तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड is a blue solid which when dissolves in water gives a white PPT with aqueous barium nitrate. A blue solid when dissolved in water gives a white PPT with aqueous barium nitrate. अब ब्लू सॉलिड आपको मालूम है ब्लू सॉलिड जो है वो कौन सा होगा? कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर के कंपाउंड जो है ये ब्लू होते हैं। ठीक है, तो कॉपर 2 सल्फेट ये ब्लू सॉलिड है। और दूसरी बात क्या लिखी है कि विच व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर गिव्स अ व्हाइट पीपीटी विद एक्वस बैरियम नाइट्रेट। बैरियम नाइट्रेट के साथ व्हाइट पीपीटी देगा। तो अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूँ बैरियम नाइट्रेट के साथ कॉपर सल्फेट को, तो बैरियम नाइट्रेट से रिएक्ट करने पर क्या मिलेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जब भी दो सॉल्ट रिएक्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कॉपर रिएक्ट कर जाएगा नाइट्रेट के साथ, बैरियम अटैच हो जाएगा सल्फेट के साथ, सो वी गेट बैरियम सल्फेट। और ये आपको मालूम है बैरियम सल्फेट दिस गिव्स व्हाइट पीपीटी। तो दोनों चीजें करेक्ट हो गई। कॉपर 2 सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का सॉलिड है और जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो दिस गिव्स सॉरी बैरियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाइट पीपीटी मिलेगा। तो दिस इज कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, तो ये टोटली ये क्वेश्चन सॉल्ट्स में से लग रहा है। इज अ कलरलेस गैस दैट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ये तो आई होप सबको ही मालूम होगा कि कलरलेस गैस व्हिच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू, अमोनिया जो है ये बेस है। तो अमोनिया टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर is a white solid that decomposes and heat on heating to form carbon dioxide। तो ये ऑब्वियसली कोई ना कोई कार्बोनेट होगा। तो कार्बोनेट कौन सा है आपके पास? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो दिस गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज जिंक कार्बोनेट। ठीक है जी, क्लियर है ये? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये चीज? तो ये थोड़ा सा एक जस्ट आपको सॉल्ट से रिलेटेड चीजें जो है वो हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये अल्केन से रिलेटेड, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, ये सबको मालूम होगा। ड्रॉ द टू स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H10। ठीक है। अच्छा, जिस क्वेश्चन में बेटा आपको प्रॉब्लम हो मुझे बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे मैं वो सॉल्व करूंगा, बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आइसोमर्स में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। C4H10 के आइसोमर्स सबको मालूम है कैसे बनते हैं? ठीक है जी, तो मैं C4H10 के आइसोमर्स स्किप करता हूँ। कहते हैं कि वन ऑफ द आइसोमर ऑफ C4H10 ब्यूटेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन
in the presence of ultraviolet light. One of the isomer of C4H10 butane react, यानी कौन से isomer की बात हो रही है? ब्यूटेन की बात हो रही है. It reacts with chlorine in the presence of UV light. It forms hydrogen chloride gas in a mixture of liquid compound. Name this type of reaction. What type of reaction is this? Butane react कर रहा है chlorine के साथ in the presence of UV light. तो what is the type of reaction? अल्केन के दो ही रिएक्शन पढ़े थे हमने, कंबस्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन विल डिस्प्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन. सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन reaction. Draw the structure of one of the liquid compound. ठीक है, तो लिक्विड कोई भी एक कंपाउंड का आपने स्ट्रक्चर बनाना, तो कोई भी एक हाइड्रोजन, लेट्स सपोज C4H10 है. ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं. आप एक क्लोरीन हटा दें, दो हटा दें, 10 हटा दें. ठीक है, हम लेट्स सपोज एक क्लोरीन हटा के दिखा देते हैं कि ये C4H10. तो सब्स्टिट्यूशन होगी तो वन ऑफ द हाइड्रोजन वुड बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. बाकी सब हाइड्रोजन अपनी जगह पे रहे. ओनली वन ऑफ द हाइड्रोजन. और आप दो भी हटा सकते हैं, आप तीन भी हटा सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था कि मैंने एक जो है वो रिप्लेस. नेम द प्रोसेस बाय विच ब्यूटेन इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल से अल्केन्स को कैसे सेपरेट किया जाता है? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है जी, तो ये सिंपल क्वेश्चन. Vegetable oils can be used to make margarine and as fuel such as biodiesel. Many vegetable oils are polyunsaturated. Explain the meaning of the term polyunsaturated. अब देखें, ये polyunsaturated की बात हो रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, तो अनसैचुरेटेड तो हमें मालूम है, बट दे आर आस्किंग अबाउट polyunsaturated. So polyunsaturated means के organic compound which contain. अच्छा बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज करता हूं, बट आपने पेपर में इस किस्म की शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी. विच कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड. पॉली मीन्स के विच कैन हैव मोर देन वन डबल बॉन्ड. मोर देन और लार्ज नंबर भी आप कह सकते हैं. ठीक है, मोर देन वन डबल बॉन्ड या आप सिंपल कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये पॉली अनसैचुरेटेड हो जाएगा. डिस्क्राइब हाउ यू कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल. जी बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो उसके लिए क्या तरीका है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हाउ टू डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल. तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं, दैट इज, आई होप के जहन में होगा, दैट इज एक्वस ब्रोमीन. वी ऐड एक्वस ब्रोमीन, ऐड एक्वस ब्रोमीन. ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन है. ऐड एक्वस ब्रोमीन, the solution turns from brown to colorless. ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्राउन टू कलरलेस इफ द सैंपल इज अनसैचुरेटेड. ठीक है जी, तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल. के सिंपल इसमें एक्वस ब्रोमीन ऐड कर दें. ठीक है, ब्रोमीन ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों कार्बन पे एक Br ऐड हो जाएगा और जो ब्रोमीन का कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा, ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा. डिस्क्राइब हाउ मार्जरीन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स. मार्जरीन क्या है? ये सैचुरेटेड है. ठीक है, मार्जरीन ध्यान में रखिएगा, मार्जरीन इज सैचुरेटेड. और अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या सिंपल आप कहते हैं कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल. ठीक है, आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा. बायोडीजल कंटेन द कंपाउंड C15H30O2. सजेस्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ दिस कंपाउंड. तो किसी भी अल्केन को अगर आप कंबस्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स क्या होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखना, सिर्फ सजेस्ट करनी है प्रोडक्ट्स. तो आपने कंप्लीट कंबस्शन की प्रोडक्ट्स लिखनी. Farmers that grow vegetable oil crop often use large quantities of ammonium nitrate fertilizer. Calculate the percentage by mass of nitrogen in ammonium nitrate. जी, ये सबको आती है परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करना. हाँ जी, ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें.
ठीक है जी, नाइट्रोजन के मास को टोटल मास से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज बाय मास आ जाएगी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल कन्वर्ट अमोनियम नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये कहने के सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, दे कन्वर्ट अमोनियम नाइट्रेट इनटू नाइट्रस ऑक्साइड। दिस गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस। Describe two possible consequences of an increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere. तो ग्रीन हाउस गैसेस का एयर में परसेंटेज बढ़ने के कॉन्सिक्वेंसेस जो के ऊपर आपने बात करनी है, तो सिंपल इसमें हम कह सकते हैं कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग है ये। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ओवरऑल राइज इन द टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, फ्लडिंग्स, ठीक है जी। एंड इसके अलावा आप कह लें कि मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स, ठीक है जी, ड्रॉट्स इन सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे आप मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट्स जो है वो आप ध्यान में बात कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब टू पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन, ये ध्यान में रख लें कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग से या ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इस किस्म के पॉइंट्स जो है वो आपने मेंशन कर दें। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है ये? अमोनियम नाइट्रेट can be thermally decomposed in the laboratory to form nitrous oxide and one other product. Construct the equation for this decomposition. अब देखें, ये मतलब हमारे पास इस किस्म का क्वेश्चन है कि जो हमने मतलब इस किस्म के रिएक्शन हमने अपने पास सिलेबस में नहीं पढ़े। ठीक है, बट कैम्ब्रिज ऑन एंड ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है, 1-2 मार्क्स के, उसमें जस्ट बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही होती है। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट को आपने डिकम्पोज करना है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है? NH4NO3। अब ये कह रहे हैं कि इसको आपने थर्मली डिकम्पोज करना है, मतलब हीट कर रहे हैं। हीट करने पर इसको ब्रेक करेंगे तो टू फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड तो हो गया N2O। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि वन मोर प्रोडक्ट। अब आपने सिंपल यहाँ पे गैस करना है कि यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट क्या हो सकती है। तो आप देखें N2O तो इसमें से निकल गया, अब बाकी बच क्या गया? 4 हाइड्रोजन बच गए और 1 ऑक्सीजन गया, 2 ऑक्सीजन बच गए। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1 यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल और बन रहे होंगे। तो क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बननी है तो इसका मतलब H2O बन रहा है और उसके कितने मोल्स बन रहे होंगे? 2H2O। तो ये जस्ट थोड़ा सा आपने मतलब खुद से वर्किंग करके इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो मतलब इस तरह से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पेपर में हर दफ़ा ऐसे मिलेंगे जो कि थोड़ा सा सिलेबस से हट के जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए दिए जाते हैं इस किस्म के क्वेश्चन, कि आया आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो समझ में आ गई है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये ग्रुप 7 में से क्वेश्चन आ गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर एलिमेंट्स ऑफ इन ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Scientists are trying to synthesize a new element in group 7 with a proton number of 117। ठीक है, ये कोई नया एलिमेंट जो है वो देखने जा रहे हैं। तो हाउ मेनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ दिस न्यू एलिमेंट। तो क्योंकि ग्रुप 7 में होगा तो ग्रुप 7 में होने वाले एलिमेंट के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो भले हमें से इस एलिमेंट के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन हमें ये मालूम है कि क्योंकि ये ग्रुप 7 का है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल अबाउट एन आइसोटोप ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, तो अब आइसोटोप के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है। न्यूक्लियॉन नंबर आपको दे दिया 280। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोटोप के नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके पास? 117। न्यूट्रॉन आप 280 में से 117 माइनस कर दें, 280 माइनस 117, तो जो भी आंसर आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, प्रिडिक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस न्यू एलिमेंट। ठीक है, अब आप कहें जी ये न्यू एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो आपको सिंपल ये सोचना है कि ये ग्रुप 7 का एलिमेंट है, तो जो बाकी ग्रुप 7 वालों की प्रॉपर्टीज हैं वही इसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो आपने जस्ट सिंपल ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेनी है कि ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। क्योंकि देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब ये कह रहे हैं कि ये 4 एलिमेंट तो हैं। अब ये एक नया एलिमेंट देखने जा रहे हैं। अब मुझे पता है कि ग्रुप 17 में
या ग्रुप 7 में फ्लोरीन क्लोरीन जो है ये गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो अब इसके बाद अगर कोई एलिमेंट आता है यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो भी सॉलिड होगा, क्योंकि स्टेट जो है वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस न्यू एलिमेंट वुड बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और क्योंकि इनके कलर्स भी मुझे मालूम है, फ्लोरीन लाइट येलो पेल येलो कलर है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है, आयोडीन ग्रेइश सॉलिड है, तो इट वुड बी डार्क कलर जो होगा, जो भी नया एलिमेंट होगा उसका कलर जो है वो डार्क होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इट वुड बी डार्क ग्रे और डार्क ब्लैक टाइप, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप का ऐसा कलर होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसकी, और इसके अलावा डायटोमिक लिखना चाहें डायटोमिक लिख दें। तो ये इस टाइप की इसकी मतलब आपने जस्ट ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आंसर करना है। फ्लोरीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम फ्लोराइड। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। मैग्नीशियम का रिएक्शन लिखना है फ्लोरीन के साथ, तो Mg रिएक्ट्स विद फ्लोरीन, फ्लोरीन डायटोमिक है तो दिस गिव्स MgF2। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। Give both the electronic configuration and charge on the ions which are present in magnesium fluoride। तो आयंस की कॉन्फ़िगरेशन देनी है और उनका चार्ज बताना है। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या है 2+, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2। तो ये आपके पास नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये 10 हो गए। ठीक है, फ्लोरीन के पास चार्ज क्या है -1, इसके पास टोटल वैसे 9 होते हैं, लेकिन अब ये इसने एक गेन कर लिया है, तो ये भी कितना हो चुका होगा 2 8। ठीक है जी। The trifluorochloromethane. Trifluorochloromethane is a covalent compound. Draw a dot and cross diagram for trifluorochloromethane molecule. You only need to show the outer electrons. ठीक है, तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के अंदर हमेशा पहले सेंट्रल एटम ड्रॉ करेंगे। अब मुझे मालूम है यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन। इसके साथ 3 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 और एक क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, अब कार्बन सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो लेट से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया, और बाकी हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का, और ये फ्लोरीन का। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ये क्लोरीन है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया, तो मतलब बाकी इनके पास पीछे कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, या आपने पूरा कंप्लीट बनाना होगा, मैंने जस्ट इसको इस तरह से बना दिया। तो आई होप ये समझ में आ गया। ट्राईफ्लोरोक्लोरोमीथेन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सजेस्ट वन अदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईफ्लोरोक्लोरोमीथेन। अब देखिए, कोवलेंट कंपाउंड है, एक प्रॉपर्टी इन्होंने बता दी है। कोवलेंट की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो कोई भी एक प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख दें, आप कह दें कि जी इनसॉल्युबल इन वाटर, या आप कहते हैं कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी। सजेस्ट वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ ट्राईफ्लोरोक्लोरोमीथेन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन है, ये एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, इसमें कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है। ये कहलाते हैं CFC। तो CFC का नुकसान क्या है कि इट damages the ozone layer, ozone layer depletion, ozone layer depletion। ठीक है जी, क्लियर है ये, इसमें कोई क्वेश्चन यहां तक? नेक्स्ट हमारे पास ये जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। ये कह रहे हैं कि ब्लू डायमंड्स आर एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लू डायमंड इज शोन बिलो। डायमंड का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया, और बीच में ये ब्लू डायमंड के बीच में ये बोरॉन भी मौजूद है, बोरॉन एटम मौजूद है। ब्लू डायमंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ब्लू डायमंड्स जो हैं, ये इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और ये इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मली डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट ये कह रहे हैं कि बोरॉन मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ब्लू डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नॉर्मली हमें मालूम है
कि डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो अब पहली चीज, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई ब्लू डायमंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, मैंने आज सुबह भी आपको एक फाइल सेंड की थी, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। जब भी आपसे स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात हो तो लाजमी दोनों चीजें बताएं। ये कह रहे हैं कि व्हाई डायमंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो अब पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बता दें कि इट हैज, अब देखिए डायमंड जो है ये जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कोवेलेंट बॉन्ड नजर आता है। ठीक है, इसमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई डॉटेड लाइन नहीं है। इसका मतलब नो, कल मैंने क्लास में भी बात की थी, नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जहां कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, सारी कंटिन्यूस लाइंस हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और बॉन्डिंग क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, दोनों चीजें आपने बता दी। अब वाइट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आप ये सिंपल कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जाइंट स्ट्रक्चर है, कोई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विच आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है जी, तो आपने सिंपल स्ट्रक्चर भी बताया, बॉन्डिंग भी बताई, और फिर उस बेस के ऊपर आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा बेटा कि ये जब भी इस किस्म का, क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन अक्सर बहुत कॉमन है P2 के अंदर, जिसमें आपसे स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बेस के ऊपर पूछा जाता है। तो पहले तो आप ये देखिए, हमारे पास तीन ही किस्म के स्ट्रक्चर है, या तो आयनिक स्ट्रक्चर होता है, या जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, या सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका स्ट्रक्चर जाइंट आयनिक होगा। कोवेलेंट में दो टाइप है, या तो अगर आपके पास सारे कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं जैसे, तो फिर जैसे डायमंड हो गया। ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स क्या क्या है, डायमंड, जो आपको याद रखनी है, ग्रेफाइट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये तीन तो याद रखनी है। इसके अलावा अगर कोई आ जाएगी पेपर में तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये जाइंट मॉलिक्यूलर है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग हाई होते हैं, क्योंकि इसमें कोई वीक फोर्सेज नहीं होती, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और सिंपल मॉलिक्यूलर क्या है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, CH4, इस किस्म के जितने भी कंपाउंड हैं ये सिंपल मॉलिक्यूल, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर है हमारे पास टोटल। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि नॉर्मल डायमंड्स आर अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने आपसे ऊपर कहा कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, व्हाई नॉर्मल डायमंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Explain in terms of structure and bonding why normal diamond do not conduct structure, do not conduct electricity। तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा कि as it is general, as each carbon is making each carbon makes four covalent bonds to form giant structure, therefore no free electrons available। और अगर आप खाली यहाँ पे ये भी लिख देते ना कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एज, और एज कार्बन मेक्स फोर बॉन्ड्स विद द नेबरिंग कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे ये बात भी काफी। ठीक है, सजेस्ट व्हाई ब्लू डायमंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट वुड हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो बोरॉन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो हो सकता है कि बोरॉन की वजह से, बोरॉन जो है वो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। तो हमारे पास जो रीजन, मतलब हम ज्यादा कोई डिटेल में इसकी जाना ही नहीं है, एक मार्क का क्वेश्चन है। ये सजेस्ट वाई, यानी ये आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, आपने सजेशन देनी है बेस्ड ऑन द नॉलेज व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, तो आपने अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर सजेशन देनी है कि व्हाई ब्लू डायमंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। It would have free electrons available। ठीक है जी, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट्स व्हाई इट कैन मेक
इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। अच्छा, ग्रेफाइट इज अनदर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। Suggest two reasons why graphite is often used as an electrode in electrolysis। तो ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आया था क्लास में। तो बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज नॉन रिएक्टिव। ठीक है जी, क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो इसमें? हाँ जी बेटा, बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है जी। तो प्रोटीन्स आर अच्छा, अब ये पॉलीमर्स पे क्वेश्चन आ गया कि प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीएमाइड्स व्हिच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। प्रोटीन क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीएमाइड्स हैं व्हिच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म अमाइनो एसिड। ठीक है, देखिए पॉलीमर टूटता है तो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन को हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं टू फॉर्म अमाइनो एसिड। नेम अ सिंथेटिक पॉलीएमाइड। सिंथेटिक पॉलीएमाइड का नाम बताना है। तो प्रोटीन तो नेचुरल पॉलीएमाइड है, सिंथेटिक पॉलीएमाइड का नाम क्या है? नायलॉन। नायलॉन इज अ सिंथेटिक पॉलीएमाइड। दो ही आपने सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़े, नायलॉन और टेरेलीन या पॉलिएस्टर कह लें। तो नायलॉन जो है वो क्या कहते हैं, नायलॉन नेचुरल नायलॉन पॉलीएमाइड है, और पॉलिएस्टर जो है वो पॉलिएस्टर है। ठीक है, तो नेम अ सिंथेटिक पॉलीएमाइड नायलॉन। द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस अमाइनो एसिड्स। द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, यानी अगर आप प्रोटीन को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेंगे? मिक्सचर ऑफ कलरलेस अमाइनो एसिड्स। डिस्क्राइब विद द एड ऑफ अ लेबल डायग्राम how paper chromatography can be used to identify a mixture of amino acids। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी एक पेपर में देख चुके हैं। ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? कर लेंगे ये सॉल्व? हाँ जी, पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑफ अमाइनो एसिड्स। जी, डिस्क्राइब विद द एड ऑफ अ लेबल डायग्राम। डायग्राम बनानी है। हाउ पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जी, सबको क्लियर है ये? आपने सिंपल वही क्रोमेटोग्राफी की डायग्राम बना देनी है। solvent level, baseline must be above the solvent level। जो आपका सॉल्वेंट है इट विल ट्रेवल थ्रू द क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है, अप टू अ सर्टेन हाइट। और फिर उसके बाद आपने आर एफ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, बट आर एफ वैल्यू से पहले क्योंकि ये कलरलेस है तो यहाँ पे लोकेटिंग एजेंट स्प्रे होगा, बिकॉज दैट विल मेक द स्पॉट्स विजिबल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने क्लियर आपको बता दिया कि ये कलरलेस है। कलरलेस के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? स्प्रे ऑफ लोकेटिंग एजेंट। लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करना पड़ेगा टू मेक द स्पॉट्स विजिबल। ठीक है, देन फिर आप आर एफ वैल्यूज कैलकुलेट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आर एफ वैल्यूज, या फिर आप हाइट्स मैच कर सकते हैं तो वहां से भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर है। चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन बी। नाइट्रिक ऑक्साइड इज एन एटमोस्फेरिक पोल्यूटेंट फॉर्म इनसाइड कार इंजन। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एनओ की। बाय द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड कह लें, और डेल्टा एच गिवन है इसकी +66। तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक बता भी दिया है इन्होंने। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि विच इन विच एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स। Complete the energy profile diagram for the reaction between nitrogen and oxygen on your diagram। Label the product, एक्टिवेशन एनर्जी, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो आज सुबह ही मैंने आपको एंडोथर्मिक की डायग्राम बना के भेजी है, वही सेम डायग्राम बनेगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी सॉरी कम ज्यादा होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये आ जाएगा, फिर उसके बाद लेबलिंग कर लीजिएगा। तो वो मैंने पहले ही आपको बता दी, कल बताया था। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म व्हेन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद ऑक्सीजन। जी, ये हो जाएगा। मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, इसका मास दे दिया है, इसका मास फाइंड आउट करना है। कर लेंगे सॉल्व इसको, मेरे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है।
ठीक है जी, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Explain how the speed of reaction between nitrogen and oxygen changes when the pressure of the gaseous mixture is increased from 1 atm to 10 atm. तो प्रेशर बढ़ाएंगे, हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप कहेंगे एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो आप कहेंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस, तो आप कहेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स मूव क्लोजर टू ईच अदर, पार्टिकल्स मूव, प्रेशर बढ़ेगा तो ये एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। लेट सपोज अगर ये सिलेंडर है तो आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये सिलेंडर नीचे की तरफ आ रहा है, तो पार्टिकल्स मूव क्लोजर टू ईच अदर। और जब भी मैंने कल भी मैंने आपसे बात की थी, रेट ऑफ रिएक्शन में कोलिजन को डिस्कस करना लाजमी है, तो मोर frequent collisions take place. तो rate of reaction क्यों बढ़ेगा? Because more frequent collisions take place. तो rate of reaction बढ़ जाएगा, ठीक है जी, ये सिंपल आ जाएगा हमारे पास आंसर। Propanoic acid and hydrochloric acid both act as an acid, ठीक है, ये एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। प्रोपेनोइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ एन आयन फाउंड इन बोथ डाइल्यूट प्रोपेनोइक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों एसिड में कौन सा आयन ऐसा है जो दोनों में पाया जाता है? तो एसिड के अंदर कौन सा आयन पाया जाता है? H+ आयन। दोनों के अंदर जो एक आयन कॉमन है दैट इज हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। दोनों ही जब पानी में आएंगे, कोई भी एसिड हो जब पानी में आएगा तो H+ आयन रिलीज करेगा। Propanoic acid react with magnesium carbonate. Propanoic acid react with magnesium carbonate to form water, colorless gas, and salt. In this reaction, name the gas. So acid when react with magnesium carbonate, acid plus metal carbonate, gas कौन सी रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Give the formula of the salt. Salt कौन सा बनेगा? अब देखिए प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? C2H5COOH। तो मैंने तीनों इस तरह से ला के लिख दिया, 3 कार्बन, प्रोपेनोइक का मतलब 3 कार्बन, तो COOH वाला कार्बन अलग से शो किया। प्रोपेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब मैग्नीशियम के ऊपर आपको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +2। फर्स्ट पार्ट कौन सा बेटा? फर्स्ट पार्ट में आप क्या कह रही हैं? ये H+ आयन वाली बात कह रही है, इसकी बात कर रही है। देखें एसिड कोई भी हो, एसिड की डेफिनेशन क्या है? एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज एसिड? एसिड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एसिड क्या है कि विच रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। एसिड की डेफिनेशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस पानी में आकर H+ आयन रिलीज करेगा, दैट मीन्स कि ये एसिड है, ठीक है। तो अब एसिड चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे आप कह लें कि मिनरल हो, चाहे आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है C2H5COOH, इसको अगर पानी में ऐड करेंगे तो ये वाला H+ आयन रिलीज कर देगा, ठीक है। H+ कौन सा रिलीज होता है? जो ऑक्सीजन के साथ है, तो बाकी आपके पास ये आयन बन जाएगा C2H5COO नेगेटिव, ठीक है। दूसरा एसिड है HCl है, ये पानी में आएगा तो ये भी H+ और Cl-। फर्क सिर्फ क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, और ये वीक है, ये पार्शियली आयोनाइज होगा, ठीक है। ये सिंपल बात है। तो एसिड कोई भी हो H+ आयन रिलीज करता है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस, हम सॉल्ट कौन सा बन रहा था? तो अब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2, और अभी आपने देखा यहाँ पे एसिड के जो नेगेटिव पार्ट होगा उस पर हमेशा, ऑर्गेनिक एसिड के नेगेटिव पार्ट पे हमेशा -1, तो मतलब 1 mg के साथ ये कितने कनेक्ट हो जाएंगे? 2। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MgC2H5COO, ब्रैकेट लगा के इसके बाहर 2 लगा दो, तो ये सॉल्ट का फॉर्मूला बन गया। आपने सिंपल सॉल्ट का फॉर्मूला देना था यहाँ पे, गिव द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। तो फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट क्या है? चाहे Mg पहले लगा दें चाहे बाद में लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, C2H5COO, ठीक है। अच्छा मैं अभी दोबारा कनेक्ट करता हूँ ये, क्योंकि अभी फिर ये टाइम खत्म हो रहा है, तो 5 मिनट बाद आप दोबारा से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, जब तक रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी।